हेलो मैजिकल माइंड्स, गुड आफ्टरनून डियर। चलिए आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क्स पे जो है वो लेक्चर अपना फिनिश किया था। तो नेटवर्क के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। नेटवर्क इन कम्युनिकेशन पैटर्न बताता है कि किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक जो है पहुंचेगा। तो कोई अगर डाउट है तो नेटवर्क इन कम्युनिकेशन में यू कैन आस्क। वर्टिकल और चेन नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है? कशिश बंसल, ये डाउट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जो आप वर्टिकल और चेन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल में आपको पता है अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है कम्युनिकेशन। सेम अपवर्ड और डाउनवर्ड आपके चेन में भी होता है। चेन नेटवर्क में एक पर्सन के अंडर में अलग अलग हायरार्की है। मतलब कि अभी देखिए, जैसे सपोज ये है आपका चेन नेटवर्क था, राइट। तो अब अगर मैं कहूँ तो बी और सी के बीच जो कम्युनिकेशन है इसको आप वर्टिकल कह सकते हैं। सी और डी जो है उसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको भी आप वर्टिकल कह सकते हैं। ई और एफ के बीच जो है उसको भी आप जो है वर्टिकल बोल सकते हैं। एफ और जी के बीच जो है उसको भी आप वर्टिकल बोल सकते हैं। ए और ई के बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसको भी आप वर्टिकल बोल सकते हैं। ए और बी के बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसको भी आप वर्टिकल बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, चेन की जब बात आती है तो चेन का मतलब हो जाता है एक से ज्यादा, ये दिस टाइप। अब ये जो है ये आपकी क्या बन गई? एक चेन बन गई। अब यहाँ पे चेन पे बहुत सारे लोग क्या है, इन्वॉल्व हैं। तो आप कह सकते हो वर्टिकल चेन नेटवर्क का एक हिस्सा होता है। वर्टिकल जो है वो चेन नेटवर्क का एक हिस्सा होता है। और बेसिकली अगर देखा जाए जो चेन नेटवर्क है, याद करिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, आप ऑलरेडी जो कॉमर्स स्ट्रीम के हमारे बच्चे हैं वो बिजनेस स्टडीज में आपने एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में। तो ये जो चेन नेटवर्क बोल रहे हैं इसको हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में लाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लाइन स्ट्रक्चर सबसे पुराना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा HUF वगैरह में एक सबसे ऊपर जो है कर्ता होता है, उसके अंडर में जो नेक्स्ट सीनियर मेंबर है वो है, उसके अंडर में जो नेक्स्ट है वो है। तो वहाँ पे भी चेन नेटवर्क चलता है, लाइन स्ट्रक्चर चलता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का बेसिकली टाइप है। लाइन स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, चेन नेटवर्क भी बोलते हैं, चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्केलर चेन भी बोलते हैं। स्केलर चेन नाम से भी आपने इसको बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, राइट। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सारी चीजें एक ही हैं, राइट। लाइन स्ट्रक्चर आपके कोर्स में नहीं था। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में बस आपने डियर 2 ही पढ़ रखे हैं। लेकिन आप कभी कून्स एंड ओडोनल की बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज जो है उसमें बहुत सारे टाइप्स के 10-12 टाइप्स के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो है आ जाते हैं। फ्री फ्लो स्ट्रक्चर डियर, दिस वन, ये जो है स्टार नेटवर्क है इसी को हम फ्री फ्लो स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। आप सब अगर आपस में आप सबको मैं बात करना अलाउड कर दूं, कोई भी पर्सन किसी से भी बात कर सकता है, दैट इज फ्री फ्लो या स्टार नेटवर्क हो जाएगा। और अगर मैं व्हील की नेटवर्क की बात करूं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, आप मुझसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूं, आप आपस में बात करने के लिए अलाउड नहीं हो, तो दैट इज व्हील और स्पोक नेटवर्क आप जो है इसको बोल सकते हो, राइट। अगर आपको आपस में बात करना अलाउड नहीं है, केवल एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वही आपको इंस्ट्रक्शंस जो है दे सकती है। केवल एक सेंट्रल अथॉरिटी ही आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती है और आप उसी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो उसको व्हील एंड स्पोक बोलते हैं। बहुत बड़े बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस हो सारे अपने 200-300 एम्प्लॉयज को जो है डायरेक्ट उनके साथ कम्युनिकेशन करें। तो इसलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इनअप्रोप्रिएट होता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये
जो है काम करता है, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। और स्टार नेटवर्क में कोई भी किसी के साथ बात कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जनरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वहां पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। राइट, आई होप नेटवर्क में सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैं आगे बढ़ रही हूँ, चलिए आगे हम आते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? मैंने आपको बताया था कि जिस सेंस में मैं बात को बोल रही हूं, अगर उसी सेंस में आपको चीजें समझ में आ जाती है तो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिस सेंस में मैं चीज बोल रही हूँ उसी सेंस में अगर आपको चीज समझ में आती है तो उसको आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलोगे। राइट, तो यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब आपको समझ में आ चुका है। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल कैसे होता है जब जिन फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अगर हम फुलफिल करें, उनको पूरा करें, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोली जा रही है क्लियर। कहीं पे भी आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन साइकिल, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, उसको इफेक्टिव जो है बनाना है। यानी कि आप जिस सेंस में बात कह रहे हो दूसरे को भी उसी सेंस में जो है बात समझ में आए। तो सबसे बड़ी चीज होती है क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहली बात तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, वहां पे आपको सिंपल वर्ड्स का यूज करना है। आपको बहुत ज्यादा जो जार्गन टर्म्स होते हैं उनका यूज नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल आपको कई लोग को नहीं समझ में आया होगा टेक्निकल जार्गन, ये क्या मैम ने जो है फ्रेज बोला। टेक्निकल जार्गन क्या होता है? फॉर एग्जांपल सपोज हम कॉमर्स वालों की अपनी अलग ही एक वोकैबलरी होती है। अलग ही वोकैबलरी होने का मतलब जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन मेथड, अब हम लोग एसएलएम जो है बोलते रहते हैं, या लीफो फीफो इस टाइप के टर्म्स यूज करते हैं। अब सपोज एक बार एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने अपनी मेड को बोला कि मिल्क जो है बेटा ना आप फीफो बेसिस पे यूज किया करिए। अब उसको मेरी कितनी बात समझ में आई होगी? सोचो, अगर मैं किसी से कह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर सामान ना तो फीफो बेसिस पे यूज किया करो, तो फीफो वर्ड जो है हम कॉमर्स वालों के लिए इजी है, हमें समझ में आता है। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको शायद ये चीज समझ में नहीं आएगी। फीफो का मतलब आप मे बी आप में से भी कई लोगों को ना मालूम हो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब मैंने कहा कि बेटा जो मिल्क पहले आया है उसको पहले खत्म करो, जो बाद में आया है उसको बाद में खत्म करो। राइट, तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको पहले खत्म करो। तो हर एक पर्सन को इसका मतलब नहीं मालूम हो सकता है। तो क्या मेरा कम्युनिकेशन उस तक पॉसिबल होगा? वो तो मेरी शक्ल देखने लगी। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए सामने वाले को टर्म्स मालूम है कि नहीं मालूम है। आप अगर अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करोगे तो सामने वाले को वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी। अब जैसे सपोज आप मेल ड्राफ्ट कर रहे हो तो कोशिश करो, अब आप लोग के बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज करते करते ना आप लोग की आदतें बिगड़ी रहती हैं, ठीक है? तो आप लोग मेल में भी जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करना शुरू कर देते हो, एब्रीविएशन। अब जैसे यू है तो यू ऐसे लिखा जाता है, लेकिन व्हाट्सएप पे आप जो है यू ऐसे लिखोगे। राइट, या दा है तो व्हाट्सएप पे आप दा को केवल जो है डी लिख देते हो। तो ये एब्रीविएशंस हैं। राइट, अब आप एक बात बताओ, आप मुझे मेल लिखकर भेज रहे हो और आप लिख रहे हो सीएस, तो मेरे जैसा इंसान सीएस का फर्स्ट मीनिंग पता है क्या निकालेगा? कंपनी सेक्रेटरी। राइट, कंप्यूटर साइंस सेकेंडरी मीनिंग मेरे माइंड में आएगी। राइट, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, आपको एब्रीविएशंस का कम से कम यूज करना है। केवल उन्हीं एब्रीविएशंस का यूज कर सकते हो जो बहुत ज्यादा यूज में है, जिसका मतलब सबको मालूम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसएप, एसएप एज सून एज
पॉसिबल, राइट। तो इसका मतलब लगभग लगभग सबको मालूम है, तो ये मेल में यूज हो जाता है। तो कभी भी आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये है आपको सिंप्लिसिटी का ध्यान रखना है। और एक बात मैं इस टॉपिक पर और बता दूं, जो सबसे काम की बात है आपके लिए, ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो ना, और जो इसके फीचर्स पढ़ रहे हो, अगर इन फीचर्स का ख्याल तुम अपने सब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सोचकर इन्हीं फीचर्स का ख्याल रखो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें भी मार्क्स जो है फीडबैक के तौर पे ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है। आप एग्जाम में कॉपी लिख रहे हैं, वो आप क्या हो, आप सेंडर हो। आपके माइंड में जो चीजें हैं वो आप लिख कर वर्ड्स में डाल रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो है एनकोड कर रहे हो अपने मैसेज को। उसके बाद वो जो कॉपी है वो मीडियम है, राइट। आपका जो कॉपी चेकर है वो रिसीवर है। अगर आपकी लैंग्वेज और आपके लिखने का जो तरीका है वो उसको समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत इजीली डिकोड हो जाता है कि हाँ आपको चीज़ें आती है, तो फीडबैक के तौर पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं किया तो फीडबैक के तौर पे आपको 0 भी मिल सकता है। तो वहाँ पे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कई लोगों का आपने सुना होगा कि अरे हमें आता तो सब है लेकिन हम उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आता तो सब है, कई दोस्त एक दूसरे से पूछते हैं, पता नहीं आई डोंट नो, कई लोग तो जेलसी के कारण नहीं बताते, अरे मैं उसको क्यों बताऊं। और कई लोग कहते हैं अरे हमें तो समझ में आ गया लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, इस बात को मैं नहीं समझा सकता, ये न्यूमेरिकल, राइट। तो ये वाली जो चीज़ है, इसका मतलब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आप एनकोड नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो कभी भी आप मैसेज की एनकोडिंग करोगे, सबसे पहले आपको क्लैरिटी का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि सेपरेट बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, हमें ये बात पॉइंट्स में लिखनी चाहिए, हमें ये बात चार्ट में लिखनी चाहिए, तो बेटर है कि आप उसको उस ढंग से जो है प्रेजेंट करो, ताकि जो पढ़ने वाला है, जो उस मैसेज को देखने वाला है, उसको वो मैसेज पूरी तरीके से क्लियर हो, राइट। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या हुआ, कंसाइज या ब्रेविटी। ब्रेविटी और कंसाइज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बात का कोर है उसको प्रेजेंट करना है, फालतू की बातें नहीं लिखनी है। अब जनरली आप लोग क्या करोगे, ग्रेजुएशन की कॉपीज में पेजेस बनने रहते हैं, इन अदर वर्ड्स एक ही बात को घुमा घुमा के कई बार आप क्या है लिख देते हो। लेकिन हमारे प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा नहीं चलता है। हमारे प्रोफेशनल एग्जाम में आपको टू द पॉइंट जो है लिखना है, राइट। या आप कभी भी बिजनेस में कोई भी मेल ड्राफ्ट कर रहे हो, आपको बहुत बड़ी मेल ड्राफ्ट नहीं करनी है, आपको टू द पॉइंट जो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है आप केवल वही इंफॉर्मेशन क्या है दोगे, टू द पॉइंट जो है आप लिखोगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उनको आपको नहीं डालना है किसी भी मेल में। कभी भी आप ऑफिशियल बात कर दो, इररिलेवेंट चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं डालनी है। तो कंसाइजनेस का आपको ध्यान रखना है। कंक्रीटनेस का मतलब ये है कि कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे राइटिंग चाहे ओरली, उसमें सब कुछ जो है आप कहिए जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स पे जो है बेस्ड है। एकदम बिखरा हुआ आइडिया नहीं लग रहा है। आप जैसे एग्जाम में कॉपी लिखते हो तो कई स्टूडेंट्स का लगता है इनको पता ही नहीं है, आगे पीछे कोई एक लॉजिकल सेंस ही नहीं बन रहा होता है, उनके आइडियाज और थॉट्स जो है बिखरे हुए लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपको जो सफिशिएंट डिटेल है, जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है, वो आपके उस मैसेज में होने चाहिए। सारी चीज़ वहाँ पे, जो चीज़ ज़रूरत की है वो सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। कंक्रीटनेस को आप कंप्लीटनेस से भी आप इसकी बात कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, अब कम्युनिकेशन पढ़ाते पढ़ाते तुम मुझे लॉ में ले जाओ, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ मैं लॉ का एक टॉपिक आपको समझाने बैठ गई, कम्युनिकेशन पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको लॉ का एक टर्म या एक टॉपिक समझाने बैठ गई। इट मीन्स कि मेरे प्रेजेंटेशन में कोहेरेंसिव यानी कि कोहेरेंट नहीं रह गया, यानी कि रिलेटेड नहीं रह गया, राइट। तो कभी भी आप यहाँ पर जब कभी भी कम्युनिकेशन करने चलोगे तो
उनके पैराग्राफ्स के बीच में, जैसे आप एग्जाम में पैराग्राफ्स लिखते हो, तो पैराग्राफ्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, एक लॉजिकल ब्रिज जो है वो क्रिएट होना चाहिए, नहीं कि एक पैराग्राफ में एकदम अलग बात है और दूसरे पैराग्राफ में एकदम अलग बात है, तो उसमें कनेक्शन होना चाहिए, राइट, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। एक लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए, जो भी आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर पुष्पप्रीत एक क्वेश्चन पूछ रही है, कम्युनिक का मतलब क्या है? डियर, कम्युनिकेशन होता है, राइट, और टेंजिबल का मतलब ये है कि सारी चीज दिखाई दे रही हो, जो भी मैंने कहा ना, जब आप लेटर या मेल लिखोगे या आप कहीं चीजें प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें सब कुछ होना चाहिए, कुछ उसमें छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, सब कुछ वहां पे क्या है, इंक्लूडेड होना चाहिए फैक्ट्स के साथ, जो अभी हमने लास्ट पॉइंट पे पढ़ा, राइट। और कोहेरेंट में जो भी चीज हम प्रेजेंट कर रहे हो वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि एकदम अलग टॉपिक की बात की गई है और उससे जो दूसरा टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं है और एकदम दूसरे टॉपिक पे आपने जंप मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, दैट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट के बाद हम बात करते हैं कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, ये तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। जिस भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं या जो भी चीज हम बोल रहे हैं पूरे कंप्लीट होना चाहिए, नहीं अरे अभी तो ये बचा रह गया, अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया था, पहले आपने मेल किया, आपने कहा मीटिंग के बारे में आप बता रहे हो, मीटिंग के बारे में आपने सब कुछ बता दिया, आपने कहा अरे मैं तो आपको आपका टॉपिक ही बताना भूल गया, तो ये नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई मैसेज भेज रहे हो, आपको जो है आपको एकदम से उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, आपको चीजें जो हैं भूलना नहीं है। ब्रीविटी, ब्रीविटी तिलक जो आप पूछ रहे हो, ब्रीविटी का मतलब मैंने आपको बताया था, ब्रीफिंग करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, इन अदर वर्ड्स वही बात घुमा फिराकर बोल रहे हो। कोई भी प्रोफेशनल बहुत ज्यादा वर्ड्स में उस चीज को समझना जो है, टीचिंग की बात अलग है, टीचिंग में आपको मैंने एक लॉ का सेक्शन पढ़ाया, उसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज बताई, उसके बाद मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में उसका मतलब बताया, उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसके बाद मैंने आपको केस लॉ बताया। तो इस तरीके से नहीं होता है, ये केवल टीचिंग में चलता है। जब हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम टू द पॉइंट जो है बात करते हैं। पुष्पप्रीत एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जो भी आप ये फीचर्स पढ़ रहे हो ना, जितने भी आगे चैप्टर्स होंगे वो हमारे एग्जाम्पल हैं। उन सारे चैप्टर्स में, चाहे वो नोट मेकिंग का चैप्टर हो, चाहे हमारा प्रेसी राइटिंग का चैप्टर हो, आर्टिकल राइटिंग का चैप्टर हो, उन सब में हमें इन्हीं चीजों को जो है करना है, राइट। कंट्राडिक्टरी वर्ड्स का मतलब डियर ये हो गया कि आप एक तरफ एक बात कह रहे हो, उसके अपोज में आप क्या है दूसरी बात कह रहे हो, राइट। अब मैं एक तरफ कहूँ कि ईमेल जो है बहुत फास्ट होता है और दूसरी तरफ बिना एक्सप्लेनेशन के मैं आपको कहूँ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, दैट इज कंक्रीट। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंक्रीट वाले पोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम कंक्रीट यहाँ पे कह रहे हैं टेंजिबल, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया, राइट, तो मैं अगर चलो या लॉ के एग्जाम्पल पे आते हैं, मैं तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ा रही हूं तो पहले मैं तुम्हें सेक्शन बताऊंगी, राइट, उस सेक्शन का एक इंटरप्रिटेशन बताऊंगी, उसका एग्जाम्पल आपको बताया और एक केस बताया, राइट। तो वहां जितनी भी चीजों की जरूरत थी उस सेक्शन के लिए, सेक्शन को समझाने के लिए, सारी चीज वहां पे थी। कंक्रीटनेस का मतलब आप कंप्लीटनेस से भी जो है निकाल सकते हो। आप कहिए टेंजिबल का मतलब ये हुआ सब चीज आपको सामने दिख रही है, कुछ भी चीजें आपकी छूटी हुई नहीं है, दैट इज कंक्रीटनेस। नोट करने की अभी जरूरत नहीं है डियर, नेक्स्ट क्लास से आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी जब हम सेकेंड चैप्टर जो ग्रामर का है उसमें आ जाएंगे। तो कंप्लीटनेस भी आपको समझ में आ गई, सारी चीजें एक बार में कंप्लीट होनी चाहिए। आप कोई भी जैसे मेल भेज रहे हो, मैंने कहा मीटिंग होनी है, मीटिंग के रिगार्डिंग मेल भेज रहे हो तो मीटिंग का डेट क्या है, मीटिंग का टाइम क्या है, मीटिंग का प्लेस क्या है, मीटिंग किस टॉपिक पे हो रही है, सामने वाले पर्सन को मीटिंग अटेंड करके किस टॉपिक पे बोलना है, सब कुछ
इंक्लूड होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपने मीटिंग का टाइम जो है मेल किया, फिर कहा अच्छा प्लीज ये है, अच्छा टॉपिक तो मैं बताना भूल गया था, अब मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा कम्युनिकेशन क्या है, कंप्लीट होना चाहिए। जितनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने वाले को आपको देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कटियस, कटियस मीन्स क्या हुआ, सामने वाले के प्रति आपको कर्टसी रखने हैं। कर्टसी कैसे रखनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ होता था एक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता था कंपनी सेक्रेटरी में। तो मैं जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी सेक्रेटरी में पढ़ाती थी तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत सारे रेशियोज का जो है यूज होता है। तो अगर मैं ये एजम्पशन मान के चल लूँ कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स को जो है रेशियो आता होगा, अरे इन्होंने तो 12th क्लास में पढ़ा होगा, इन्होंने सीएस एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा होगा, मैं मान कर चलूँ अब पढ़ाने लगूँ चैप्टर किसी को समझ में नहीं आना है, राइट। तो मुझे पहले ही मालूम होता था, मैं रिसीवर के अकॉर्डिंग चलती थी, यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलती थी। पहले मैं 2 लेक्चर जो है रेशियो एनालिसिस का, जो पूरे सारे रेशियोज है उनका रीजन क्या है, फॉर्मूले क्यों बने, पूरा इंटरप्रेट करती थी। अराउंड 4 आवर्स की मेरी 2 क्लास लगती थी। उसके बाद में आती थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे, ताकि स्टूडेंट्स को वो चीज समझ में आए। तो इसका मतलब क्या है, मैंने सामने वाले के प्रति कर्टसी रखी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्लाइंट आता है और मैं उसको टैक्स के रिगार्डिंग एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है, बहुत लोगों को तो ये नहीं समझ में आता है कि सपोज वो ये कहेंगे कि अरे हमने जो है 50,000 LIC का जो है प्रीमियम दिया है, अब इसकी छूट मिलती है। तो उनको लगता है कि जो टैक्स बन रहा है, अगर सपोज उस बंदे का 60,000 का टैक्स बन रहा है तो 50,000 का टैक्स उसका हट जाएगा, राइट। तो ये चीज नहीं होती है। उनके जिस इनकम पे टैक्स कंप्यूट हो रहा है उस इनकम से 50,000 कम होते हैं, राइट। तो अब मुझे ये चीज उसको समझानी पड़ती है बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। मुझे मालूम होना चाहिए कि उसको टेक्निकल टर्म्स नहीं मालूम है, राइट। अब मैं उससे बोल रही हूँ टीडीएस के बारे में बात कर रही हूँ, उसको टीडीएस की नॉलेज नहीं है, क्या होता है टीडीएस ये नहीं मालूम, तो मुझे क्लाइंट को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाना पड़ता है। हमें समझ में आना चाहिए कि सामने वाला जो क्लाइंट है कॉमर्स फील्ड का नहीं है, वो हमसे सर्विस लेने आया है, इसीलिए आया है क्योंकि उसको चीज़ें जो है मालूम नहीं है। तो उसको बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड्स में, ये नहीं अरे इसको आता नहीं है बताओ कैसा पढ़ा लिखा इंसान है, ये नहीं है। पोलाइटनेस हमें रखनी होती है, उनकी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हाँ उनको ये चीज़ मालूम नहीं होगा, उनकी रिस्पेक्ट रखनी होती है, ऐसा उनको कहीं ना फील हो कि हम उनकी जो है इंसल्ट कर रहे हैं। उनके साथ ऑनेस्टी हमें जो है रखनी होगी, उनके फीलिंग्स को समझकर हमें समझाना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर्टसी की बात करूं तो जब हम मैसेज पास ऑन करते हैं, मेरा जो है लास्ट 20 ईयर्स में बैकग्राउंड क्या रहा है कि 11th क्लास से लेकर फाइनल और प्रोफेशनल तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अलग अलग पेपर्स। तो होता क्या, और मैंने जो स्टार्टिंग की बहुत पहले स्टार्टिंग खैर 11-12 से ही की थी, लेकिन उसके बाद MBA करने के बाद जब प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू किया, डायरेक्ट MBA को और डायरेक्ट CS प्रोफेशनल को पढ़ाना शुरू किया था। अब उसके बाद मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी 11-12 की भी आई। अब आप सोचो आप एकदम सीनियर को पढ़ा रहे हो और एकदम आप बच्चों के लेवल पे आओगे तो बहुत कर्टसी रखनी पड़ती है, क्योंकि बार बार आता है अरे इनको तो ये भी नहीं मालूम, अरे इनको तो ये भी नहीं मालूम। तो फिर बाद में हम अपने आप को समझाते हैं कि जब आप 11-12 में थे, मैं अपने आप को समझाती हूँ जब मैं 11-12 में थी मुझे चीज़ नहीं मालूम थी, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा, मुझे बेसिक वर्ड से बताना पड़ेगा, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपको सामने वाले के प्रति पूरा आपको उसका ध्यान रखना है, उसका परसेप्शन समझना है। एम्पैथी एक टर्म आता है इंग्लिश में, एम्पैथी, दूसरों की जगह पे खुद को रख के सोचो। जो 11th-12th में बच्चा है उसकी नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं है, आपको उसको टर्म्स जो है बताने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन करना है। टीचिंग में हम ये देखते हैं, या प्रैक्टिस की भी अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस में भी हमें जो है इन चीज़ों का जो है ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रुचिका का एक क्वेश्चन आ रहा है, मैम ऑफेंसिव और हिडन नेगेटिव टोन का मीनिंग क्या होता है? डियर, ऑफेंसिव लैंग्वेज ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपके लिए कुछ बुरा बोल दिया जो कि आपको हर्ट कर सकता है,
दैट इज ऑफेंसिव, राइट। या नेगेटिव टोन, आपने देखा होगा, आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको लगता है अरे बड़ा एटीट्यूड था, उसको बात करने का तरीका नहीं आता था, तो बात ही नहीं ध्यान से सुन रहा था, अपनी अपनी बोल रहा था, तो दैट इज नेगेटिव टोन ऑफ दैट डॉक्टर या दैट प्रोफेशनल। लॉयर्स के साथ भी होता है। हम जो सर्विस सेक्टर में सर्विसेज देते हैं, हम प्रोफेशनल्स के लिए जो नेगेटिव टोन है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। हमें नेगेटिव टोन नहीं रखनी है, राइट। जब भी हम अपने क्लाइंट को कंसल्टेंसी देते हैं तो उसको किसी भी तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ हम बुरा बर्ताव कर रहे हैं या उसकी जो वो चीज़ चाह रहा है उसका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमें बहुत सॉफ्ट होना पड़ता है, बहुत डिसेंसी के साथ जो है बात करनी पड़ती है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं गाजियाबाद एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ गाजियाबाद एरिया में आपको पता है साहिबाबाद भी है, बगल में साहिबाबाद मंडी भी है। उनके जो वेंडर्स हैं वो भी हमारे क्लाइंट होते हैं, राइट। तो अब हम सर्विसेज जो है सारे बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास कंपनीज भी हैं, राइट। अब कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी आते हैं, उनसे बात करनी होती है, उनसे बात करने का तरीका अलग होता है। जो एमएनसीज होती है वहां पे बात करने का तरीका अलग होता है। साहिबाबाद के जो वेंडर्स हैं जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे उन्हें एकदम बेसिक लेवल पे जाके जो है चीजें समझानी पड़ती हैं। तो आपको उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे इनके पास तो दूसरे एमएनसीज के क्लाइंट है तो ये हमें अवॉइड कर रहे हैं या इस तरीके से। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस चलानी है और बहुत अच्छे से सबके साथ क्या है आपको रखना है, क्योंकि क्लाइंट आपकी जरूरत है, राइट। हमारी फील्ड में माउथ पब्लिसिटी फैलती है। अगर हम ढंग से सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट को तो क्लाइंट और किसी को बताएगा। डॉक्टर्स के केस में देखो, आपको डॉक्टर बहुत पसंद आ गया, बड़े कायदे से बात करता है, जबरदस्ती की मेडिसिन नहीं लिखता है, हमारी बात को समझता है, हमारी पॉकेट को समझता है, तो आप उस डॉक्टर के पास अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को भेज देते हो। माउथ पब्लिसिटी सेम चीज सीए और सीएस के साथ है, लॉयर्स के साथ है, राइट। तो आपको ऑफेंसिव लैंग्वेज का जो है वो यूज नहीं करना है। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन में। स्पीकिंग ही नहीं आता, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि केवल स्पीकिंग नहीं आता है, लिसनर होना एक बहुत बड़ी बात है, गुड लिसनर होना, राइट। तो लिसनर होने के लिए क्या जरूरत आपको चाहिए? सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। पेशेंस रखो, पहले क्लाइंट की पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। जब हम नए नए सीएस बने होते तो हमारी नॉलेज ना एकदम निकलने के लिए बेताब रहती है। क्लाइंट एक बात कहता है, अरे हमें पता है जी, आप ऐसे कर लीजिए, फिर क्लाइंट नेक्स्ट लाइन बोलेगा, मैंने देखा है बहुत सारे आर्टिकल्स को, राइट। क्लाइंट फिर नेक्स्ट बात बोलेगा, अच्छा नहीं नहीं जो पहले हमने बताया था उसमें चेंज हो गया। भाई पेशेंस तो रखो, पहले उसकी पूरी बात सुन लो, अपने नोट्स बना लो, सोच लो कि उसको आप क्या सॉल्यूशन दोगे। हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में उसको उसकी एक दो लाइन सुनते ही ऊपर 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 से सुन के आपने उसको फीस कम बता दी। जब बाद में उसने पूरी प्रॉब्लम बताई तो आपको पता लगा रही है तो जो काम बोल रहा है उसमें गवर्नमेंट की फीस इतनी जाएगी, फिर आप उसको फीस बढ़ा के बता रहे हो। अब सामने वाला क्लाइंट सोच रहा है, अरे इनको तो लगता है मेरे समझ में आ गया कि मैं मोटा मुर्गा हूँ, पहले तो फीस इन्होंने कम बताई थी, आप बताओ इन्होंने ज्यादा बता दी। अब उसको ये बात नहीं समझ में आएगी कि गवर्नमेंट की फीस जो है आपके काम में ज्यादा लग रही थी इसलिए आपने फीस जो है फिर बढ़ा दी। तो बेटा सब कुछ बताने के पहले, फीस वगैरह बताने के पहले, उसको सॉल्यूशन देने के पहले आपको अच्छे से गुड लिसनर बनना है, पेशेंस रखना है। पहले सारे नोट्स बना लो, क्या चाह रहा है सुन लो, उसमें आपको क्या क्या सर्विसेज देनी है देख लो। उसके बाद भले ही आप एक दिन का टाइम लो, टाइम लेकर फिर उसके सजेशन के तौर पे आओ, फिर अपनी फीस बताओ, ताकि बार बार आपको जो अपना सजेशन या चीज़ें उसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। बार बार रिवाइज करोगे आप ही की गुडविल मार्केट में क्या है खराब होगी। तो गुड लिसनर बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब वो बोल रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो इसमें आपका ध्यान और कहीं होगा, किसी कॉल पे लगा है, कहीं और लगा है, आपने एक पॉइंट मिस कर दिया, बाद में आपने उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं दिया, फिर उसने कहा अरे आपसे तो मैंने ये कहा था, फिर आप कह रहे हो अच्छा कब कहा था जी, अच्छा इसके लिए और
और चार्जेस लगेंगे तो आप ही का इंप्रेशन जो है खराब होगा। तो अटेंटिव रहना है, आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है। जब आप उसकी बात सुन रहे हो तो आपको इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से उसकी बात में प्रेजेंट रहना है, तब आप उसको सॉल्यूशन दे पाओगे। यही आपने देखा है, लॉयर का मैं एग्जांपल दूं, बहुत सारे लॉयर आपको 100 का 1, 100 का 2 ऐसे करते हुए कोर्ट के बाहर मिल जाएंगे, जो केवल एग्रीमेंट तैयार करवाते हो, स्टैम्प पेपर तैयार करवाते हो। बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो अपने चैम्बर पे बैठ के सर्विसेज देते हैं। ये डिफरेंस है, राइट। पहली चीज तो नॉलेज का डिफरेंस है कि सारे लॉयर्स नॉलेज के हिसाब से नहीं पढ़ते, जिनको नॉलेज है वही बेस्ट सॉल्यूशन दे पाएंगे। और दूसरा डिफरेंस आता है गुड लिसनर का, राइट। तो पहले आपको, अगर आपको अपने प्रैक्टिस में ग्रो करना है तो आपको गुड लिसनर जो है बनना पड़ेगा, राइट। चलिए, फोकस एंड अटेंशन, ये तो आपको पता है, फोकस एंड अटेंशन बहुत जरूरी है जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो लिसनर हो। तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से इमोशंस जो है वर्क कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, कभी हम गुस्से में हम बहुत गलत बोल जाते हैं, कुछ गलत वर्ड्स का यूज कर जाते हैं, तो हमें अपने इमोशंस को अपने ध्यान रखना है कि हम कैसे इमोशनल हो रहे हैं और किस हिसाब से बोल रहे हैं। तो इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आपको अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, राइट। अब इसके बाद हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बैरियर्स आप पढ़ने जा रहे हो उसमें से कोई भी बैरियर के बारे में आपको एग्जाम में नोट लिखने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो बैरियर्स यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन को रोक देते हैं, यानी कि सेंडर जो है कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है, जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप नॉइस के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पे देखो, सेंडर जो है कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उस तक जो है बात नहीं पहुंच रही है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि बीच में एक वॉल है जिसके कारण जो आवाज़ है वो दूसरी पार्टी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इट मीन्स ये जो वॉल है ये फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? ये बैरियर का जो है वो काम कर रही है। तो कौन से टाइप्स के बैरियर्स होते हैं ये हमें यहाँ पर देखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो जो है भेज दूंगी। तो बैरियर में यहाँ पे क्या था, एक ये जो है मजाक कर रहे थे यहाँ पर कि जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा एक न्यूज़ रूम से हम आपको ले चलते हैं मुंबई, राइट। तो दूसरे पर्सन के पास ले जाते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जो उनका दूसरा रिपोर्टर है उसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है, तो वहाँ पे भी वो क्या होता है, चैनल डिफेक्ट। वहाँ पे भी क्या होता है, चैनल डिफेक्ट जो है होता है। तो वो किसका काम करता है? बैरियर का जो है काम करता है। या फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ, खैर वीडियो में बहुत सारी चीज़ें थी, खैर हम बैरियर्स पे आ जा रहे हैं। वीडियो जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। तो बैरियर्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? जैसे अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं और उनके बीच कोई, आप कह लीजिए, वॉल है या कोई ऐसी सराउंडिंग्स है या बहुत डिस्टेंस में बैठे हुए हैं कि एक पर्सन की जो वॉइस है वो दूसरी तक नहीं पहुंच पा रही है, या जहां पे आप बात कर रहे हैं वहां पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, या जैसे कि अभी मैंने टेक्निकल डिफेक्ट की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी तरफ से मैं वीडियो, यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है और आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है, टेक्निकल डिफेक्ट होता है, ये भी हमारा क्या बन जाएगा? फिजिकल बैरियर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम चीजें देखें तो जो अलग अलग लोकेशन से अगर बात की जा रही है, बीच में बहुत मोटा सा ग्लास लगा है दो लोगों के बीच, और वहां पे वो दो लोग बात कर रहे हैं और आपस में उनके आवाज एक दूसरे को नहीं सुनाई दे रही है, तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, एक पर्सन की का जो मैसेज है वो दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये हमारा कौन सा बैरियर होता है? फिजिकल बैरियर होता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है डियर, ये फिजिकल बैरियर अभी मैंने आपको बताया, और एक अभी आगे आप पढ़ने वाले हो फिजियोलॉजिकल बैरियर।
दोनों में डिफरेंस होता है, बाद में स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। फिजिकल बैरियर वो बैरियर है जहां पे नॉइज हो गया, टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, इंटरनेट में कोई जो है मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन जो है सही नहीं है, अलग अलग दूर काफी दूरी पे पर्सन है जो आपसे बात कह रहा है, उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ये सब किस कैटेगरी में आता है? फिजिकल। जबकि अभी हम एक और बैरियर पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कि अगर सपोज आप मेरी लाइव क्लास में बैठे हो या अभी आप बैठे हो, आपका हेडेक हो रहा है, राइट, किसी के आईज में कोई प्रॉब्लम है, या किसी को कोई मतलब कि आप कह लीजिए जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, राइट, तो उनके साथ कौन सा बैरियर है? फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर है, राइट। तो अगर किसी को फीवर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका बात करने का एकदम कर ही नहीं पाएगा वो बात, वीकनेस के कारण। तो वो सब किस में आते हैं? फिजियोलॉजिकल। अगर तबीयत खराब है, आई साइड वीक है, आपने देखा होगा छोटे क्लासेस में बच्चों को दिखाई नहीं देता है, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको पीछे से बैठकर बोर्ड नहीं दिख रहा है, बाद में पता लगता है उनकी आई साइड वीक है। तो ये कौन सा बैरियर हुआ? फिजियोलॉजिकल बैरियर हुआ, ये जो हम अभी आगे देखेंगे। तो याद रखेगा फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर में डिफरेंस है, राइट। तो इन दोनों टाइप के बैरियर्स में जो है डिफरेंस रहता है। यहां पर अदिति का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कंक्रीट एंड कंप्लीट जो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? डियर, कंक्रीट में ही कंप्लीटनेस आ जाता है, तभी मैंने आपको कंक्रीट पढ़ाते हुए कंप्लीटनेस की बात की। कंक्रीट यानी कि सारा कुछ होना चाहिए, कुछ छुपा हुआ हिडन नहीं होना चाहिए, राइट। और कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि जो जो रिसीवर को चाहिए वो सब इंक्लूड है। तो मैंने वही आपको कहा था कंप्लीटनेस में ही कंप्लीटनेस आ जाता है। कुणाल, आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी सी चीज पढ़ रहे हैं, बैरियर्स। थोड़ा सा आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी डियर। यहाँ पर दूसरा बैरियर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। अब ये क्या होता है? जैसे कि अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बार बार मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन की क्लास में बताया था, हर एक ऑफिस में एक हायरार्की होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट, कौन किसके अंडर में काम करेगा। अब सारे ही ऑफिस के लोग जो है एक ही पर्सन को रिपोर्ट करने लगे तो उसका तो हेडेक हो जाएगा। 200-300 एम्प्लॉयज हैं, सोचो आप कंपनी के ओनर हो, 200-300 एम्प्लॉय आपको अगर रिपोर्ट करने लगे तो आप तो संभाल ही नहीं पाओगे, आप तो पागल हो जाओगे, राइट। तो एक हायरार्की होती है, हर एक ऑफिस में एक हायरार्की होती है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में देख रहे हो कि मेन जो है बॉस है, मतलब सीईओ हो सकता है, उसके अंडर में जो है हेड्स हो सकते हैं, हेड्स के अंडर में मैनेजर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स के जो है मैनेजर्स को कौन रिपोर्ट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट कर रहा है, इस तरीके की हायरार्की होती है। अब सपोज कई सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जहाँ पे हायरार्की नहीं क्लियर है, लोगों को बस रख लिया है, ये नहीं पता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसका क्या रोल है, ये क्लियर ही नहीं है, कंफ्यूजन है। क्लाइंट पहुंचा ऑफिस में कि भाई साहब हमें प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा अक्सर बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक्स में होता है, आप गए प्रॉब्लम लेके, एक काउंटर पे आप पहुंचे, उसने दूसरे काउंटर पे भेज दिया, दूसरे काउंटर वाले से पूछा, उसने तीसरे पे भेज दिया, तीसरे ने फिर वापस पहले पे भेज दिया। यानी उनको यही नहीं क्लियर है कि उस टाइप की प्रॉब्लम कौन पर्सन सुनेगा, यानी कि उनको अपना रोल ही नहीं मालूम है। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से ये जो स्ट्रक्चर है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा काम किसका है, ये चीज नहीं बताया गया है। तो इस ये जो है आपका कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। जो एम्प्लॉयज हैं उनको मालूम नहीं होता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका सॉल्यूशन हमारे सीनियर्स में कौन देगा, मैं किससे बात करूं, कौन हमें सॉल्यूशन देगा, या पूछ रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, क्यों कह रहा है मेरा काम नहीं है जी, दूसरे का काम है। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन गैप है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, राइट। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो बिजनेस स्टडीज में क्या किया गया था, पहले बैरियर्स की कई सारी कैटेगरी थी, फिर सब कैटेगरी थी। तो यहाँ आईसीआई के मटेरियल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बैरियर्स के नाम है, उनकी सब कैटेगरी नहीं है। तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से आईसीआई के मटेरियल में दिया हुआ है। तो आप परेशान मत होइएगा, इसके सब टाइप्स यहाँ पे नहीं बताए, जो जो मेन हेडिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पढ़ना है, राइट।
वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर आपको अच्छे से पता है, अगर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अभी एक कल्चरल बैरियर भी आप पढ़ोगे, लोगों की लैंग्वेज क्या है, अलग अलग है। मैंने जैसे आपको एक सेमांटिक बैरियर का एग्जांपल दिया था, मैं और बोल रही हूँ, आप हिंदी का और समझ रहे हो, मैं इंग्लिश का और बोल रही हूँ, दैट इज प्रॉब्लम, राइट। तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में, जिनका अलग अलग मतलब होता है, एक ही टर्म है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में उनका मतलब क्या है, अलग अलग है, या टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो वोकैबुलरी का चैप्टर है, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी कनोटेशन। कनोटेशन के बारे में पढ़ोगे तो कई सारे वर्ड्स का हमें कनोटेशन ही नहीं मालूम होता है, कि लिटरल मीनिंग के साथ साथ हमें कनोटेशन भी मालूम होना चाहिए। कनोटेशन के कारण प्रॉब्लम आ जाती है। आपको पता होगा कि हर एक वर्ड्स के साथ कुछ इमोशंस भी जुड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको शब्दों का केवल मीनिंग ही पता होना चाहिए, आपको उनके इमोशंस भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को बोलूँ स्मार्ट, तो पॉजिटिव कनोटेशन में आता है, मैं तारीफ कर रही हूँ, राइट। लेकिन मैं अगर बोलूँ कनिंग, मतलब दोनों का तेज, मतलब कि स्मार्ट और कनिंग दोनों का ही मतलब है, अगर हिंदी में देखें, तेज होना। लेकिन कहाँ पे मुझे स्मार्ट वर्ड यूज करना हो, कहाँ पे मुझे कनिंग, कनिंग नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, राइट। स्मार्ट जो है पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, तो सेमांटिक बैरियर आ जाता है। या जैसे वैल्यू की बात करें, आपके फ्रेंडशिप की वैल्यू, यहाँ पे मतलब अलग है, गोल्ड रिंग की वैल्यू, यहाँ पे सेंस अलग निकल रहा है। तो कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो यूज करना है। तो कभी कभी ये होता है कि कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब क्लियर नहीं होता, या एक ही वर्ड के कई सारे क्या है मीनिंग होते हैं। तो ये जो है हमारे कम्युनिकेशन में हर्डल क्रिएट, क्या है, हर्डल क्रिएट कर देता है, जो कि कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कल्चरल बैरियर। अब अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, वो सामने वाली पार्टी के सामने झुक रहा है, तो फीमेल सोच रही है कि वो झुक क्यों रहा है, जापानीज में झुकते हैं, राइट। जबकि वो हैंड सामने जो है हैंडशेक करने के लिए हैंड बढ़ा रही है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाली जो विमेन है ये क्या करना चाह रही है। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके होते हैं, राइट, कि आप सामने वाले को कैसे, आप ग्रीटिंग्स जो है वो ग्रीट आप सामने वाले को कैसे कर रहे हो, ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस आ जाता है, कल्चर का डिफरेंस आ जाता है। इमोशनल बैरियर, इमोशनल बैरियर क्या है, जैसे आप गुस्से में होगे तो आप किसी की बात नहीं सुनोगे, दैट इज इमोशनल बैरियर। तो अगर गुस्से में हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखा है, कोई पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हो रखा है, तो आप उसको कुछ भी बताना चाहोगे तो वो नहीं सुनेगा। जैसे कि जिस दिन रिजल्ट आता है कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग है ना, कि दोस्त जब फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर पास हो जाता है तो और भी ज्यादा दुख होता है। तो वही वाले हालात हैं। पास होने वाले को समझ में नहीं आता है कि फेल होने वाले से कैसे बात करें। फेल होने वाले को लगता है अरे वो तो सामने वाला पास हो गया, मैं उससे क्या बात करूं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होगा। इमोशनल बैरियर, वहां दो दोस्तों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। तो हमारे सीएस में ऐसा बहुत होता है, तो ऐसे बैरियर अपनी दोस्ती के बीच मत लाने दीजिएगा, राइट। तो इमोशनल बैरियर, एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर क्या होता है कि अलग अलग लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, फील करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। कई लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, राइट। तो उसके कारण सामने वाला अपनी बात कहने से डरता है, अरे मैंने अगर इससे कह दिया, बता दिया, ये नाराज हो जाएगा। तो वो आपका क्या बन जाता है, एटीट्यूड बैरियर। कई टीचर्स से आपको बहुत ज्यादा डर लगता था, डाउट होते हुए भी आप क्वेश्चंस नहीं पूछते थे। कई टीचर्स से आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी डाउट पूछ लेते थे स्कूल में। तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग क्या होता है, एटीट्यूड होता है, राइट। ये आपके किस में आएगा, एटीट्यूड बैरियर में। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, देखने का नजरिया। हर एक पर्सन का
परसेप्शन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हाफ ग्लास ऑफ वाटर है तो कई लोग कहेंगे कि हाफ ग्लास जो है वो खाली है और कई लोग कहेंगे हाफ ग्लास भरा हुआ है, यानी कि सबके देखने का नजरिया अलग अलग है। या जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक पर्सन की तरफ से अगर हम इस पर्सन की बात करें तो उसको इमेज में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और अगर इस पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो उसको इमेज में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है कि एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जिसके कारण अगर मैं अलग नजरिए से देख रही हूँ, मैं आपसे वो चीज बोल रही हूँ, तो सामने वाला जो है, सामने वाला मैं भी अपने नजरिए से उस चीज को देख रहा हूँ और वो कुछ और समझ रहा हूँ। तो ये क्या बन जाता है, परसेप्शन बैरियर। राइट, परसेप्शन का मतलब होता है देखने का नजरिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप लो कि कोई आपका फ्रेंड है, कॉलेज आप जाते हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कभी फॉर्मल पहन के नहीं आता है, आपने उसके बारे में एक परसेप्शन बना लिया कि अरे उसको तो टाई बांधनी आती ही नहीं होगी। अब कोई ओकेजन है जहाँ फॉर्मल पहन के जाना है, तो आपके दूसरे दोस्त ने कहा अरे उससे टाई बनवा ले, तो तुमने कहा अरे उसको कहाँ आती होगी, तो कभी फॉर्मल पहनता ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में उसको टाई बांधनी आती है। तो इसका मतलब आपने अपने माइंड में उसके लिए क्या बना लिया, परसेप्शन बना लिया, जो कि सही नहीं था। परसेप्शन आपने कैसे बनाया कि अरे वो तो कभी फॉर्मल पहनता नहीं है, उसको तो टाई बांधनी आती नहीं होगी। राइट, तो ये चीज आपकी क्या है, परसेप्शन बैरियर आपके हो जाती है। राइट, फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर किसी को सुनने में कोई दिक्कत है, कोई बहुत ज्यादा थक गया है, कोई जो है डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है क्योंकि उसको पेन हो रहा है, या आईसाइट वीक है, हेडेक हो रहा है, तो ये सब बैरियर कौन से आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर की कैटेगरी में आते हैं। टेक्नोलॉजी बैरियर क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बैरियर अगर टेक्नोलॉजी के कारण एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, अब जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है जो क्लासेस चल रही है उसमें बफरिंग हो रही है, बाई चांस अगर किसी का इंटरनेट स्पीड जो है वो स्लो है, राइट, या आवाज नहीं पहुंच रही है, तो ये आपका किस में आ गया, टेक्नोलॉजिकल बैरियर में जो है आपका आ गया। एंड लास्ट आपका यहाँ पे क्या है, जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर क्या होता है, जनरली जो लोगों का जो कहना है, मैं ऐसा नहीं कह रही, लोगों का कहना है, तो यहाँ बॉयज और गर्ल्स जो है जरा बुरा नहीं मानेंगे कि मैम ने ऐसे कहा, मैं नहीं कह रही, जो लिखा है आईसीआई ने वो बता रही हूँ मैं आपको, कि मैन जो है लॉजिकल बात तो करते हैं, लेकिन अगर किसी और को समझाना रहता है ना, तो जितने शब्दों का यूज होना चाहिए समझाने के लिए वो उससे कम ही बताते हैं। और अगर वुमेन की बात करें तो वो लॉजिकल बात करेंगी, इमोशंस के साथ करेंगे, और जितने शब्दों में उनको चीजों को समझाना है उससे जरूरत से ज्यादा वर्ड्स जो है यूज करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज करना। तो दैट इज जेंडर बैरियर। या बहुत सारे लोग होते हैं, आप ऑफिस में देखोगे आज भी जो लोग हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं फीमेल के लिए रहता है, नहीं इसको जो है पूरी बात नहीं बतानी चाहिए, या ये जो है ये वाला काम नहीं कर पाएगी, इसको इस बात से क्या लेना देना है। तो ये जो मेल और फीमेल के बेसिस पे चीजें आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें आ जाती है, ये आपके जेंडर बैरियर का काम करती हैं। आई होप कि इतने जो बैरियर्स है आपको समझ में आ गए होंगे। तो डाउट्स प्लीज यहाँ पर पूछना स्टार्ट कर दीजिए, आप क्या डाउट्स हैं, क्योंकि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। आपको इसके जो ब्रीफ नोट्स हैं जो आप एकदम रिवीजन के तौर पे ब्रीफिंग के तौर पे पढ़ सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वो नोट्स जो है मिल जाएंगे। हाँ जी डियर, जो आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर है और फिजिकल बैरियर का भी पार्ट हो सकता है, अलग से लिखा है तो अलग से भी आप, अब जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर में सिमेंटिक आ जाता है, तो वैसे ही टेक्नोलॉजिकल बैरियर आपके फिजिकल बैरियर में आ जाता है। अलग अलग हेडिंग लिखी थी इसलिए अलग अलग मैंने पढ़ा दिया। हाँ जी डियर सार्थक बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, बड़े आराम से हो सकते हैं। अब कहीं पे शोर हो रहा है सपोज और टेक्नोलॉजी भी प्रॉब्लम कर रही है, तो कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ बैरियर्स भी हो सकते हैं। डियर अभी तक केस स्टडीज आई नहीं है, लेकिन आईसीआई वाले केस स्टडीज भी पूछ सकता है, अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो आए हैं।
हर्ष, अभी मैंने आपको बताया फिजिकल में टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी आ सकता है, यहाँ पे अलग से लिखा था इसलिए मैंने अलग से जो है आपको बता दिया।